बार पुनः चंपा देवी इंटरमीडिएट कॉलेज मार्गदर्शनपुरा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राज्य के आवश्यक तत्व और लोकसभा और राज्यसभा की योग्यताएं। आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का अर्थ। चलिए हम शुरू करते हैं। संविधान की उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना को उद्देश्य भी कहा जाता है और प्रस्तावना भी कहा जाता है और संविधान की आत्मा भी उसे कहा गया है। ठीक, आज हम शुरू करेंगे संविधान की प्रस्तावना। इसमें दे रहा है हम भारत के लोग, यानी जो संविधान का मूल है, शक्ति का स्रोत है, वो भारत के लोगों से स्टार्ट होता है। यानी कह रहा है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यानी जो शक्ति का स्रोत है वो जनता में निहित है, जनता के माध्यम से निहित है। और जो वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये जो शब्द लिया गया है हम भारत के लोग, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के समकक्ष से लिया गया, यानी समकक्ष है। ठीक, यानी पूरी शक्तियों का स्रोत है वो किसमें निहित है? जनता में निहित है। इसलिए कह रहा है हम भारत के लोग, यानी पूरी शक्तियों का केंद्रीभूत जनता को दिखाया गया। दूसरी चीज है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण माना होता है पूरा, प्रभुत्व माना है वही सर्वोच्चता, और संपन्न माने पूरा करना, यानी संपूर्ण। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब होता है, यानी प्रस्तावना का मतलब है, इसमें आशय है कि चाहे आंतरिक और चाहे बाह्य, चाहे आंतरिक रूप से हो और चाहे बाह्य रूप से हो। इसमें आंतरिक रूप से का मतलब है भारत के अंदर की जो बातें हैं, भारत के अंदर की व्यवस्था है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। बाह्य रूप से हो, भारत में कोई विदेशी चीज आक्रमण कर रहा है या यानी किसी के ऊपर, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न हो। भारत की जो जनता है, भारत की गवर्नमेंट है, वो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर न हो, चाहे आंतरिक रूप से और चाहे बाह्य रूप से। तो आंतरिक और बाह्य रूप से, दोनों रूप से क्या हो सकते हैं। तीसरा इसमें आता है समाजवादी। समाजवादी शब्द ऐसा शब्द है जो राज्य को अत्यधिक अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन भारत में उस समाजवादी शब्द को नहीं रखा गया है जो बाकी समाजवादी शब्द ने अपनाया है। यहाँ समाजवादी, समाजवादी का अर्थ है कि आप पूछ सकते हैं कि समाजवादी जब शब्द है तो समाजवाद तो राज्य को अत्यधिक अपने कंट्रोल में रखता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है। इस नाते क्या यह समाजवाद है? ठीक, यानी समाजवाद जो आय में जो असमानता है उसको पाटने का काम करता है। तीसरा चीज है इसमें पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या से होता है? यानी जो राज्य है, राज्य में कोई अपना विशेष धर्म नहीं है, यानी राज धर्म नहीं है, बल्कि सभी धर्मों का फलने फूलने की आज़ादी देता है, संरक्षण करने का आज़ादी देता है। जैसे आपने देखा होगा जब मुहर्रम में ताजिया का मेला पड़ता है, उसमें सरकार गवर्नमेंट संरक्षण प्रदान करती है, या हिंदू लोगों को जो डोल का मेला पड़ता है उसमें भी संरक्षण प्रदान करती है। यानी किसी भी विशेष धर्म को मान्यता नहीं देती है, बल्कि सभी धर्मों को फलने फूलने की आज़ादी देती है। वही पंथ निरपेक्ष, यानी राज्य का कोई अपना विशेष राज धर्म नहीं है। तीसरा है इसमें, पांचवा इसमें लोकतंत्र। लोकतंत्र अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया है कि लोकतंत्र शासन जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित शासन होता है। यानी लोकतंत्र ऐसा शासन व्यवस्था होता है जो जनता के लिए, लोगों द्वारा, जनता के लिए ही और जनता द्वारा ही, जनता के लिए ही और जनता द्वारा ही शासन होता है। यही होता है लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र यहाँ स्थापित किया है, यानी लोकतंत्र यानी चाहे प्रतिनिधि के माध्यम से हो, यानी प्रतिनिधि के माध्यम से तो मतलब ये हो गया कि यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन के भेजती है और शासन में भेजते हैं, उनके लिए काम बात, वही प्रतिनिधित्व लोकतंत्र यहाँ स्थापित किया गया है। यानी एक तरह से कहा था अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक, इसमें आता है नेक्स्ट गणराज्य। गणराज्य का मतलब होता है कि जो यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष होता है वह जनता द्वारा चुनाव करके किया जाता है, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, यानी वंशानुगत नहीं हो सकता है, वही होता है गणराज्य। एक बार फिर सुने, गणराज्य का मतलब होता है कि जनता द्वारा चुन के जाए, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, यानी जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो वंशागत नहीं होना चाहिए, ब्रिटेन के समकक्ष। ठीक, तीसरा इसमें चेयर दिया है न्याय, जुडिशरी व्यवस्था की बात कर रहा है, यानी ये राइट सब है,
न्याय से यहाँ राइट है, जितने न्याय के नीचे हैं ये राइट शब्द है, अन्य अधिकार दिया गया। जैसे न्याय में क्या दिया, सामाजिक, आज जो हम सोशल के बारे में बात करते हैं, सामाजिक के बारे में करते हैं, आर्थिक और राजनीतिक, यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये तीनों रूप से सबको न्याय प्रदान होना चाहिए, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो। जैसे राजनीतिक मतलब यानी सबको प्रतिनिधित्व, यानी आप संविधान द्वारा निर्धारित योग्यता रखते हैं तो आप भी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा जा सकता है। ठीक, अब आता है स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम की बात कर रहा है, चाहे विचार अभिव्यक्ति, विचार हम कोई रख रहे हैं, विश्वास कहीं कर रहे हैं, किसी धर्म को मान रहे हैं, इसमें सबको स्वतंत्रता है। आप कोई यानी सरकार या कोई राज्य, कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है। इन सबको विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, वो पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है इन चीजों को मानने के लिए। फिर इसमें नेक्स्ट आता है समानता, समानता इक्वलिटी, यानी कह रहा प्रतिष्ठा व अवसर की समानता। प्रतिष्ठा व्यक्ति के जो प्रतिष्ठा होती है, अवसर व्यक्ति जो आगे बढ़ने की जो अवसर होता है, सर्वोच्च पद पे जाने की अवसर होता है, वो सभी रूप से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। फिर आता है अखंडता, अखंडता है जो भारत की जो अखंडता है वो अखंड है, कभी न बिखरे, कभी न टूटे, यानी कभी टूटने वाली, यानी कभी न टूटने वाली अखंडता भारत में दिया गया है। जो भारत के जो राज्य हैं एकदम अखंड है, वो टूट नहीं सकते हैं। अब इसमें हम मुख्य चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जो समाजवादी है वो पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यानी ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता मूल संविधान में नहीं पाया जाता। मूल संविधान का मतलब होता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब उसमें पर्सनल उद्देश्य का जब लाया गया था, उस समय यह तीन चीज यानी समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं था। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में यह तीन शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह तीन चीजों को जोड़ के हम क्या बनाए, संविधान के प्रस्तावना, यानी ये रहा संविधान के प्रस्तावना के विभिन्न अर्थ।